नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी में अब तक देखा कि सीमा को संदीप शहर ले आया और शहर में आकर के वो उसको पिक्चर वगैरह दिखाने लेकर जाता है और उसे शहर की सैर करवाता है। चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, कहानी का ये 12वां पार्ट है। इससे पहले 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उन 11 पार्ट को पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को भी शुरू करते हैं। आखिर इतने सालों बाद उसने प्यार भरा स्पर्श महसूस किया था और संदीप उन लम्हों को जीता रहा। जब थोड़ी देर बाद सीमा को होश आया तो लज्जा से वह बोली, रागनी उठ जाएगी। कहकर शर्माती हुई वो रसोई में भाग गई और वह उसे लज्जा कर जाते देख संदीप प्रसन्नता से भरता देखता रहा। उसके सोए हुए एहसास झंकृत हो गए थे। उनके जज्बातों के सूने पड़े तार आज संदीप ने फिर से छेड़ दिए थे। उसने अपनी तेज गति से चलती सांसों को काबू में किया। जिस प्यार को वह खो बैठी थी, आज संदीप के रूप में उसने फिर से दस्तक दी थी और उसके सोए पड़े जज्बातों को हवा दे दी थी। वह बार बार उस पल को जी लेना चाहती थी। ये संदीप के प्यार की पहली मुहर थी और वह उसमें सराबोर हो गई थी। अपने जज्बातों को काबू में कर वह चाय बनाने लगी। जब वह चाय बनाकर लौटी तो संदीप अभी तक उस सुखद एहसास में अपनी आंखें बंद किए हुए डूबा हुआ था। वह कुछ देर उसे निहारती रही और अब ये ही संसार उसका प्यार है। सोचते हुए उसने प्यार से उसके बालों में उंगली घुमाई तो संदीप ने आंखें खोली। चाय, उसने आहिस्ता से कहा। संदीप एकटक उसकी आंखों में देखता रहा। संदीप की निगाहों का ताव वह सह पाने में असमर्थ थी। उसने निगाहें झुका ली। संदीप चाय पीता रहा और सीमा को भी निगाहों में भरता रहा। तभी रागिनी उठ गई और दोनों को चुपके चोरी एक दूसरे को निगाहें भरने का कार्यक्रम बंद हो गया। रागिनी संदीप के बाहर घूमने के लिए जिद करने लगी क्योंकि संदीप ने उसको पार्क में घुमाने का वादा किया था। सीमा के साथ उसका इतना अच्छा मौका छोड़कर जाने का संदीप का बिल्कुल मन नहीं था, पर रागिनी से वादा कर चुका था तो बोल पड़ा, हाँ हाँ, अपनी बेटी को ज़रूर लेकर जाऊंगा, पर मम्मी साथ चलेंगी। ठीक है, संदीप ने रागिनी को बहलाया। हाँ मम्मा भी, हम सब साथ चलेंगे, रागिनी खुश होते हुए बोली। हाँ, लेकिन पहले नहा धोकर तैयार हो जाना और फिर उसके बाद नाश्ता, ठीक है ना? सीमा ने रागिनी को समझाते हुए कहा। अब संदीप भी बेड से उठ गया। रागिनी और संदीप का इस तरह से घुल मिल जाना सीमा को बहुत सुकून पहुंचा रहा था। संदीप जैसा पिता उसकी बेटी को मिल गया, इससे बढ़कर उसके लिए और क्या हो सकता है। संदीप ने जिस तरह उसके लिए किया, बदले में उसके लिए वह इतना भी करे कम है। उसने सुखद एहसास में भरते हुए सोचा। सीमा ने आज उनकी मनपसंद खीर बनाई थी और जो बात उसकी पहली रसोई पर संदीप ने कहते हुए माँ बाप को देखकर अधूरी छोड़ दी थी, आज पूरी करने का मौका उसे मिल गया। उसने खीर को मुख में रखा और अपनी जीभ होठों पर फिराई। सच में अति स्वादिष्ट। इनको बनाने वाले को इनाम देना तो बनता है। उसने बढ़कर सीमा की कोमल मुलायम उंगलियों को अपने होठों से चूम लिया। सीमा अपने आप में सिमट गई और उसकी लंबी घनेरी पलकें लज्जा से झुक गई और सारा अंग उसके मधुर स्पर्श से प्रफुल्लित हो उठा। प्यार का एक खुमार सा उसके ऊपर छा गया। रागिनी बड़े ध्यान से देख रही थी। पापा, आप क्या कर रहे हो? मम्मी की उंगली में चोट लग गई है, फूंक मार रहे हो? बेचारी बच्ची की समझ में यही आया कि जब चोट लग जाती है तब माँ उसकी उंगली में फूंक मारकर प्यार करती है। उसकी मासूमियत पर संदीप हंस पड़ा और सीमा और भी शर्मा गई। रागिनी, मम्मी की चोट नहीं लगी। तुम्हारी मम्मी ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है और जिन हाथों ने बनाई है ना, उन हाथों की उंगलियों का धन्यवाद कर रहा हूँ। वह उसे गोद में लेकर समझाते हुए बोला। अच्छा, तो फिर मैं भी करूँ? मुझे भी तो खीर अच्छी लगी है ना? रागिनी ने मासूमियत से कहा। हाँ, तुम भी करो। शरारत से मुस्कुराते हुए संदीप ने रागिनी की गाल थपथपाते हुए कहा। रागिनी उठकर सीमा की गोदी में चली गई। मम्मा, मैं भी पारी करूंगी। सीमा ने संदीप की ओर प्यार से देखते हुए हामी भर दी और मुस्कुराई। हाँ, तुम्हें भी पूरी छूट है, हक है तुम्हारा। कहते हुए एक बार फिर सीमा ने संदीप की ओर कनखियों से निहारा।
संदीप को ऐसा लगा जैसे सीमा ने उसे ही छूट देने का इशारा किया है कि उसको सीमा को प्यार करने का पूरा अधिकार है। अब सीमा ने उसको अपने आप को समर्पित कर दिया है। सीमा की इस प्यार भरी बात पर संदीप बलिहारी जाने वाली नज़रों से उसे देखने लगा। सीमा रागिनी को तैयार कर रही थी, लेकिन उसे एहसास था कि संदीप की निगाहें उसी को देख रही हैं और यह एहसास उसके अंदर एक नई उमंग, नई ऊर्जा और उत्साह पैदा कर रहा था। वास्तव में उसके अंदर की औरत अब संदीप की पत्नी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। संदीप का मन तो नहीं था घर से बाहर जाने का। वह सीमा के साथ घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। सुबह उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता था और शाम को रागिनी की भी देखभाल करनी होती थी। रागिनी की जिद की वजह से बाहर निकलने को मजबूर हुआ, लेकिन इस मौके का भी उसने फ़ायदा उठाया और सीमा को साथ लेकर गया। तुम घर पर क्या करोगी? चलो तुम्हें भी पार्क दिखा कर लाता हूँ। फिर तुम खुद भी दिन में रागिनी को लेकर घूमने आ सकती हो। मन ही मन प्रसन्न सीमा झटपट तैयार हो गई। आखिर वह भी तो संदीप के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती थी। उसके मन में भी उसकी चाहत का पौधा उग गया था। बस अनुकूल वातावरण मिलते ही वह लहलाने को तैयार था। पार्क में रागिनी झूले पर झूलने लगी तो संदीप ने पास में लगे बड़े झूले की ओर देखा और फिर सीमा को रागिनी की गोद में लेकर उस पर बैठने को कहा। सीमा ने वैसे ही किया। 2 बार झोंटे देने के बाद वह खुद भी उस बड़े झूले पर सीमा के बगल में बैठ गया। संदीप का स्पर्श अब सीमा को और भी भाने लगा था। इसी तरह छोटी छोटी छेड़खानी और प्यार मोहब्बत के पलों को सजोते कब अगला रविवार आ गया पता ही नहीं लगा। फिर जब सीमा ने उसे याद दिलाया कि गांव नहीं जाना क्या, संदीप जाना तो नहीं चाहता था, पर वह माँ को कुछ दिनों के लिए कह कर आया था। अगर इस तरह रुक जाता तो हो सकता है उसके लिए आगे मुसीबत हो। यही सोचकर रविवार की सुबह सुबह ही वो लोग गांव के लिए निकल गए। जब वो पहुंचे तो माँ बहुत खुश हो गई। सीमा ने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो रागिनी दादी कहकर बिमला से लिपट गई। संदीप और सीमा के खिले खिले चेहरे को देखकर बिमला को एहसास हुआ कि उसने उन्हें साथ भेजकर अच्छा ही किया। और जब उसे पता लगा कि अभी संदीप सीमा को छोड़कर जाएगा तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। त्योहार आने वाले थे और त्योहार में बहू बेटियां घर में ही होनी चाहिए। सीमा के मायके में जब पता लगा कि सीमा वापस आ गई है तो शाम को भाई और रेखा सीमा से मिलने आ गए। सीमा भाई भाभी के गले मिली। सीमा को प्रसन्न देख वो दोनों भी बहुत खुश थे। रागिनी भी शहर की आधी अधूरी बातें उन्हें अपनी तोतली भाषा में सुनाने लगी, जिसमें कुछ उनके समझ में आ रही थी, कुछ सिर के ऊपर से जा रही थी। पर सीमा और संदीप के बीच की कुछ अनकही बातें उन्हें समझ में आ गई, जबकि सीमा शर्म से घड़ी जा रही थी। बातों के दौरान रेखा ने बिमला से कहा कि तीज आने वाली है तो कुछ दिन सीमा को माँ अपने साथ रखना चाहती है। बिमला ने कहा, बहू बेटियों से ही तो हमारे संस्कृति संस्कार और रीति रिवाज हैं। तीज वाले दिन वह सीमा को भेज देगी तो राखी तक वह घर मायके में ही रहेंगी। सीमा के मुख की रंगत देखकर ही रेखा समझ गई कि सीमा का शहर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, पर कितना उसका अनुमान अभी उसे नहीं हुआ। जब उसने सीमा को छेड़ा तो सीमा शर्मा कर चाय लाती हूँ कहकर उठकर चली गई। लगता है संदीप जीजा जी का रंग जीजी पर चढ़ने लगा है ना ताई जी? और दोनों खुश भी बहुत लग रहे हैं, रेखा ने मन में प्रसन्न होते हुए कहा। तो बिमला खुश होकर बोली, हाँ लगता तो ऐसा ही है। सच में उन्हें खुश देख अब तो एक ही चाह है कि अब जल्दी ही दादी बनने की खुशखबरी मिल जाए। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं तो बातों बातों में मैं पता करूंगी बात कहाँ तक पहुंची और आपकी इच्छा कब पूरी करेंगे, रेखा ने हंसते हुए कहा। नहीं तो आप फिर एक बार साथ भेज देना। अब की बार तो चेहरे पर नूर आया है, अगली बार इस नूर की रौनक जीवन में भी दिखेगी ताई जी। रेखा ने सलाह दी और बिमला को बात जम गई। सीमा चाय लेकर आई तब तक रेखा बिमला के साथ लगी रही और रागिनी से कुरेद कुरेद कर वहाँ के किस्से सुनती रही। संदीप साले के साथ बतिया रहा है। ठीक है संदीप जी, अब हम चलते हैं। आपकी इजाज़त हो तो आपकी श्रीमती जी को हम अपने साथ ले जाएं आपके पीछे से।
रेखा ने मुस्कुराते हुए पूछा। संदीप ने अनमने होकर कहा, मैं तो संडे को शहर चला जाऊंगा। अब सीमा कहाँ रह रही है? मैं तो वहाँ अकेला ही होऊंगा। संदीप के स्वर में अकेले जाने का दुख साफ नजर आ रहा था। ये बात रेखा और बिमला दोनों ने महसूस कर ली थी। सोमवार की सुबह ही संदीप चला गया, लेकिन अब की बार उसका जाना सीमा को उदास कर गया। संदीप को अपने आसपास देखने की उसे आदत जो हो चुकी थी, उसकी हल्की फुल्की छेड़छाड़ और जब तब का स्पर्श उसे अच्छे लगने लगा था। उसका अनमनापन और बेचैनी देखकर बिमला को अनुमान हो गया कि सीमा भी संदीप के रंग में रंगने लगी है और अब उसकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। बातों ही बातों में उसने उससे जल्दी ही दादी बनने की इच्छा पूरी करने को कह दिया। सीमा के जवाब से उसको पता लग गया कि अभी समय है। तीज वाले दिन उसे संदीप के नाम का व्रत रखना है, कहकर बिमला ने उसको साड़ी और श्रृंगार का सामान दिया। सीमा ने सालों बाद फिर से तीज पर अपनी हथेली में संदीप के नाम की मेहंदी रचाई और मन ही मन सोचा, काश इस तीज पर संदीप यहाँ होता और अपने हाथों से व्रत तुड़वाता। सीमा का भाई रमेश सुबह ही उसको लेने आ गया और विमला ने अपने घर के रीति रिवाजों से अवगत कराकर भेज दिया। सीमा और रागिनी को खुश देखकर मायके में सभी खुश थे। रागिनी तो बिट्टू को अपने पापा के साथ घूमने और पिक्चर के किस्से आधे अधूरे किस्से चाव से सुना रही थी। अब उसकी जुबान कुछ कुछ साफ होने लगी थी। सभी उसकी बातें सुन सुनकर हंस रहे थे। जब उसने सीमा की उंगलियों के चूमने वाली बात अपने तरीके से बताई तो सीमा शर्मा कर वहां से चली गई। कांता और कमल भी बहुत प्रसन्न थे। कांता ने तो सीमा और रागिनी की नज़र उतारी। ईश्वर से मन ही मन कामना की कि किसी की बुरी नज़र उन्हें ना लगे। सीमा ने व्रत रखा और संदीप की मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। हे ईश्वर, मेरे पति को दीर्घायु करना। बहुत सी दुआएं संदीप के लिए कर उसने पूजा की और सासू के लिए बायना निकाला। शाम को व्रत खोलने के लिए जैसे ही रेखा ने खाना लगाया कि तभी अचानक से संदीप आ गया। संदीप को देखते हुए रागिनी भाग कर गोद में चढ़ गई। पापा आ गए, पापा आ गए, शोर करती हुई वह बहुत ही प्रसन्न थी। संदीप को देख सभी अचंभे में आ गए। रेखा ने छेड़ा, लगता है जीजी के बिना मन नहीं लगता संदीप जी का। संदीप थोड़ा सा झिझका, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह तो गलत बात है ना कि शादी के बाद मेरी पत्नी ने पहली बार व्रत रखा है मेरे लिए और मैं अपने हाथों से ना तोड़वाऊं। और क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्रत तो आपने ही तोड़वाना था। वैसे भी जीजी शाम से इंतजार कर रही थी आपका। सीमा को छेड़ते हुए रेखा बोली। वैसे आपने बताया नहीं था कि सीमा ने संकुचाते हुए कहा। जाते समय माँ ने मुझे बता दिया था और मैंने सोचा अपनी पत्नी के लिए छुट्टी तो ले ही सकता हूँ, एक अच्छा सरप्राइज भी। संदीप का सीमा के लिए इतने अधिकार से बात करना गांव के माहौल के अनुसार थोड़ा सा आधुनिक होते हुए भी सबको अच्छा लगा। आखिर शहर में रहता है, डॉक्टर है, तो वह क्यों शर्म करेगा अपनी ही पत्नी से बात करने में। रेखा ने जल्दी से उसके लिए थाली लगा दी और रागिनी को बिट्टू के साथ खेलने भेज दिया। दोनों को एक साथ भोजन करने के लिए अपने कमरे में बैठा दिया ताकि सीमा को मायके वालों के सामने झिझक महसूस ना हो। संदीप का मन कर रहा था कि वह सीमा को अपनी बाहों में ले ले। 4-6 दिन की दूरी उसके अंदर इतनी कसक पैदा पैदा कर देगी, उसे भी नहीं पता था। सीमा दिख भी तो कितनी सुंदर रही थी। उसने हरे रंग की सिल्वर रंग की कढ़ाई और गोटे पट्टे से सजी साड़ी पहन रखी थी। गोरे गोरे हाथों में भर भर कलाई, हरी नगों वाली चूड़ियां और मोटे कंगन, मेहंदी रचे हाथ, बालों का उसने जोड़ा बना रखा था। आज उसने सभी गहने पहन रखे थे। माथे पर मांग टीका और गले में रानी हार, कानों में बड़े बड़े झुमके और लंबी बड़ी नथ जिसका मोती उसके होठों को छू रहा था। अब सीमा और संदीप कमरे में अकेले थे और उसने खुद पर काबू किया हुआ था। सीमा ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए। आखिर सबके सामने उसे लाज जो हो रही थी और संदीप ने उसे बाहों में लेकर होले से माथे को चूम लिया तो वह सिहर गई। इस छुअन में एक नशा था। जब भी वह उसे छूता था वह सिहर जाती थी। खाना खाएं? उसने अपने आप को संभालते हुए कहा। संदीप ने जब अपने हाथों से सीमा को पहला कोर खिलाया तो सीमा को एकदम से करण की याद आ गई।
अक्सर करण भी उसे मान मनुहार करके इसी तरह से खिलाया करता था। कितना प्यार था उन दोनों के बीच। ईश्वर ने पता नहीं उससे क्यों उसे छीन लिया। उसकी कौन सी भलाई थी। ना चाहते हुए भी उसे जब तब करण की याद आ जाती थी। जैसे उसके दिमाग में यह बात आई, उसने अपने मन को झटका और फटकार लगाई। अब उसके सामने संदीप है। ईश्वर ने अब संदीप के साथ ही उसका जीवना मरना लिखा है और करण को भूलना होगा। उसकी यादों को दिल में दफन करना होगा। उसकी आंखों में नमी आ गई। संदीप ध्यान से उसके चेहरे के आते जाते भावों को देख रहा था और उसे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि उसका प्यार भरा व्यवहार शायद उसे अपने अतीत में ले गया है। करण के जाने के बाद उससे खुद सीमा ने कितनी बार करण और अपने रिश्ते के बारे में बताया था। उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछा, मैं अचानक आ गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा शायद? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सीमा ने जल्दी से कहा। फिर खुश क्यों नहीं लग रही? उसने ध्यान बटाया। नहीं तो, मैं बहुत खुश हूँ, सीमा ने संयत होते हुए कहा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। मेरे ना होने पर भी दुखी नहीं लग रही थी। जब मैं आया तब तुम बड़ी ही सजी संवरी थी, उसने फिर छेड़ा। अचानक सीमा की समझ नहीं आया कि संदीप क्या कहना चाह रहा है। उसने सफाई देते हुए कहा, उसे लग रहा था कि संदीप उससे शायद कुछ नाराज है कि वह उसे याद नहीं करती। वो तो मेरी तीज का व्रत था जो सुहाग के लिए रखा जाता है, तो उसके लिए तो सभी सुहागिनें 16 श्रृंगार करती ही हैं, और वो तो आपके लिए ही किया था। आप चाहे पास में हो या ना हो, तो क्या तुम्हें मेरे साथ की जरूरत नहीं? वह उसे कुरेद कर अपने लिए उसकी भावनाएं निकालने के लिए प्रयत्नशील था। मतलब, वह उसकी बात से उदास होकर बोली, मतलब कि जब मैं आया तो तुम प्रसन्न थी, मेरे ना होने की कमी तुम्हें महसूस नहीं हो रही थी, है ना? वह अपने प्रयास में सफल रहा जब सीमा का सारा ध्यान उसकी बातों में लग गया और संदीप के सामने करण को भूल गई। जबकि मेरे लिए तो 4-5 दिन निकालना बहुत मुश्किल रहा। तुम दोनों के बिना घर घर ही नहीं लगता। बस यह लग रहा था कि कब तुम्हारे पास आ जाऊं। संदीप ने अपने जज्बात जाहिर किए। तो आ जाते। मैं तो कल रात से ही याद कर रही थी कि तुम तीज पर होते तो। और ये देख, उसने अपनी हथेली आगे कर दी, जहां सुर्ख रची मेहंदी, मैंने तुम्हारे नाम की मेहंदी भी लगाई है। वह अपनी बेचैनी को उसके सामने जाहिर करते हुए उत्साह में अपनी हथेली उसके आगे करके बोली। संदीप ने झट से उसकी हथेली को अपने हाथों में ले लिया और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगा। संदीप के ऐसे करने से सीमा के चेहरे की सुर्खी बढ़ गई। उसे एकटक अपनी ओर प्यार भरी नजरों से देखते देखा तो सीमा शर्मा कर चुप हो गई और अपने को समेट कर नीचे देखने लगी। सच में तुम चाहती थी कि? उसने उसकी ठुड्डी अपनी उंगली से ऊपर करते हुए पूछा। हाँ, उसने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में खो गई। तभी खाना पूछने रेखा आ गई और दोनों शर्मा कर खाना खाने लगे। दोनों बातें करते रहे और एक दूसरे को खाना भी खिलाते रहे। सीमा का सारा ध्यान संदीप पर केंद्रित हो गया और फिर अचानक संदीप ने कह दिया, अब तुम घर चलो। अभी? लेकिन मैं तो सुबह ही आई हूँ, वह आश्चर्य से बोली। तो क्या हुआ? फिर आ जाना। अभी मैं आया हूँ तो मेरा साथ पसंद नहीं है क्या? उसने फिर उसे छेड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, बस घर में सब क्या सोचेंगे। सीमा जहाँ मन ही मन उसके घर चलने को कहने पर खुश थी, वहीं दुनियादारी दिखाते हुए उसने कहा, लो, इसमें सोचने की क्या बात है? मायके में तीज मनाने आई थी, मन गई, और पति के साथ भी तो मनानी है ना तीज? अब उसके स्वर में शरारत थी। सीमा संदीप की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। दिल में पति प्रेम की चाहत भी थी और स्त्री सुलभ लज्जा भी। और फिर संदीप ने रेखा से बात की। रेखा ने कहा, कोई बात नहीं, रागनी यहीं रह जाएगी, तुम सीमा को लेकर चले जाओ, यह मैं संभाल लूंगी। रात को अचानक संदीप और सीमा को घर में आते देख बिमला पहले तो आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर खुश हो गई। आशीर्वाद ले वो अपने कमरे में चले गए और बिमला खुशी खुशी पति को खुशखबरी देने अपने कमरे में।
संदीप ने दरवाजे में कुंडी लगा दी तो बेड पर बैठते हुए सीमा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। पास आकर संदीप ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मेरे नाम की मेहंदी लगाई है ना सीमा? देखो कितनी गहरा गहरा रंग आया है इसका, बिल्कुल मेरे प्यार की तरह। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए संदीप ने पुनः अपने होठों से लगा लिया। हाँ, और तुम्हारा नाम भी इस हथेली पर लिखा गया है। सीमा ने भी शर्माते हुए अपने दिल की बात इशारों से बयां कर दी। सच? वह उसके बेहद समीप आ गया। हाँ, ढूंढ कर बताओ जरा कहाँ है? सीमा ने जैसे इजाजत दी और करीब आने की, और संदीप हथेली पर लगी मेहंदी में अपना नाम खोजने लगा और उसके करीब, बेहद करीब हो गया। मिल गया, और उसने सीमा की हथेली पर लिखे अपने नाम को चूम लिया। सीमा की पलकें झुक गई और उन पलकों पर संदीप के होठों ने अपनी मोहर लगा दी। दोनों के दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी, मानो एक दूसरे को पुकार रही थी। संदीप की बाहों ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और सीमा ने अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लिया। संदीप ने धीरे से उसका चेहरा ठुड्डी से पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी झिलमिलाती पलकों को चूमने लगा। सीमा संदीप के प्यार की तपीस से पिघलने लगी थी। आंखों से होते हुए संदीप के होठ उसके कानों के पीछे से होते हुए उसकी सुराईदार गर्दन पर आकर रुक गए और सीमा पर उसकी बाहों का घेरा कसने लगा और उस पर उसकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होने लगी और सीमा संदीप के प्यार के खुमार में खोने लगी और स्वयं को उसे सौंप दिया। आज समर्पित भाव से सीमा संदीप की हुई और संदीप के वैवाहिक जीवन का सुखद अध्याय प्रारंभ हुआ। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर सीमा की नींद खुली। आज वह देर तक सोई रही। रात का खुमार तन मन पर छाया हुआ था। उसका रोम रोम खुशी से खिल उठा था। संदीप के प्यार की बारिश ने उसके बंजर हो चुके जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया था। उसके पास ही उसके सीने पर एक बाजू रखे संदीप निश्चिंत रूप से सो रहा था। आज उसने संदीप को ध्यान से देखा। सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। उसे उस पर प्यार आया। उसने आहिस्ता से उसकी बाजू को हटाया और उसकी ओर झुकी। तभी उसकी निगाह उसकी घड़ी पर पड़ी। हाय, कितनी देर हो गई, ताई जी क्या सोचेंगी? और एकदम से हड़बड़ाकर सीधी हो गई। अभी तक उसकी जुबान पर बिमला के लिए ताई जी शब्द ही चढ़ा हुआ था। अब तक तो उसे नहा लेना चाहिए था। आज उसके जीवन की एक नई शुरुआत और नई सुबह थी। अब उसके लिए संदीप ही सर्वस्व था। संदीप के सच्चे प्यार के जवाब में उसने भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। इस बात का संतोष उसके हृदय में था कि उसको संदीप जैसा जीवन साथी मिला, जिसने उसके जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया था, और इसके लिए वह ईश्वर की शुक्रगुजार भी थी। बाथरूम से नहाकर बाहर निकली और भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर अगरबत्ती लगाई और अपने नए जीवन के लिए धन्यवाद करके आशीर्वाद मांगा। जब वह वापस कमरे में आई तो संदीप अभी भी सोया पड़ा था। सीमा को शरारत सूझी और अपने गीले बालों को उसके चेहरे पर फिराने लगी। संदीप ने शीतलता का अनुभव किया तो आंखें खुली। सीमा के इस नए रूप को निहारा। उसमें शर्म कम और प्यार ज़्यादा था। दूरी कम, अपनापन ज़्यादा था। संदीप ने जैसे ही उसे अपनी तरफ खींचने के लिए बाहें फैलाई, सीमा भाग खड़ी हुई। मैं चाय लेकर आती हूँ। हंसते हुए शरारती आंखों से इशारा करती वह बाहर चली गई। आज मैंने पुरानी सीमा को पा लिया। उसकी इस अदा को देखते हुए स्कूल टाइम की सीमा याद आ गई। शौक और चंचल, वही शौक अदा, वही चंचल, वही मादकता। संदीप सुकून से भर उठा और अपने सुखमय भविष्य के सपने सजोने लगा। विमला ने सीमा को रसोई में नहाकर चाय बनाते देखा तो कुछ पूछते पूछते रुक गई। सीमा के धुले खुले बाल और खिला मुख दोनों ही अपनी कहानी कह रही थी। उसने अपने मन में संतोष का अनुभव किया। सीमा ने जब विमला को देखा तो बढ़कर पैर छू लिए। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, कहकर ढेरों आशीर्वाद सीमा को दे डाले। विमला एक ममतामयी माँ थी जो अपने बेटे संदीप और बहू सीमा के बीच की दूरी से मन ही मन परेशान थी। वो सोचती थी कि उन दोनों की दूरी का कारण उनका बेटा दुखी है और बहू बेटे के बीच की दूरी को कम करने की ज़रूरत है।
अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी कुल देवी के मंदिर में जाने का फैसला किया। वे उस पवित्र स्थान पर पहुंची और उनके संबंधों को सुधारने और उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करने के लिए मन्नत मांगी कि उनके बेटे संदीप और बहू सीमा के बीच की दूरी खत्म हो जाए तो वह मंदिर में आकर माता रानी को चांदी का छत्र चढ़ाएंगी। उन्होंने गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी प्रार्थना की और इच्छा व्यक्त की कि उनके परिवार को पूरा हो जाए और बहू बेटे के संबंध मजबूत हो जाए। और आज जैसे बिमला को पता चला कि उसकी मन्नत पूरी हो चुकी है और उनके बहू बेटे के बीच की दूरी खत्म हो गई है, उन्हें बड़ी ही खुशी हो रही थी। उन्हें अपने बेटे और बहू को एक साथ देखकर आनंद का अनुभव हो रहा था। उन्होंने उनको लेकर कुलदेवी के मंदिर जाने का निश्चय किया और अपने मन की बात बताने के लिए पति जीवन के पास चली गई। जीवन ने बिमला को खुशी खुशी अंदर आते देखा तो पूछ बैठे, क्या बात है, आज बहुत खुश हो? हाँ, आज जो हम चाहते थे वह सब पूरा हो गया। वह उमंग में भरकर बोली, क्या चाहते थे हम? जीवन को पता नहीं था कि अचानक से बिमला किसके बारे में बातें कर रही है। अरे, अपने बेटे के मन की खुशी के बारे में। वह खुश होकर बोली, उसकी खुशी? उसकी खुशी तो सीमा से शादी करने में थी ना, वह हमने पूरी कर दी। अब तुम किस खुशी की बात कर रहे हो? वह कुछ हैरान होकर बोले, तुम भी ना बुजुर्ग हो गए हो, लेकिन समझदार नहीं। अरे, शादी तो हो गई थी, लेकिन वह अभी पति पत्नी कहाँ बने थे? वह कुछ झुंझलाकर बोली, मतलब कभी खुद भी कुछ समझ लिया करो। थोड़ा सा गुस्से में आकर वह बोली और तब जीवन को समझ में आया कि बिमला क्या कह रही है। ओह अच्छा, तो अब क्या हुआ? तुमने तो इसलिए शहर भेजा था ना? मतलब हाँ, भेजा था। उसी का तो यह परिणाम है कि वो दोनों करीब आए हैं और कल रात दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। वह एक झटके में कह गई। तुमने उनसे पूछा या फिर उन्होंने खुद बताया? वह पूछने लगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? उनकी शक्ल पर ही लिखा था। सीमा के चेहरे पर नूर आया हुआ है और रात घर आए, सुबह सिर धोया, संदीप सोया पड़ा है और जब मैंने उसे आशीर्वाद दिया तो कैसे शर्मा के चली गई। मतलब कि तुम्हारी उम्मीद पूरी हो गई। वह मुस्कुराकर बोले, हाँ, बस अब एक ख्वाहिश और पूरी हो जाए। वैसे शुरुआत तो हो गई है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। वह उम्मीद भरे स्वर में बोली। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।